अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिलाखिर 9 माह की तारीख और सख्त शराइत तस्लीम कर लेने के बाद IMF और PDM हुकूमत के दरमियान स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा चुका है। पाकिस्तान को 9 माह के दौरान $3 अरब मिलेंगे। PDM इत्तेहाद ने मासी में IMF मुआहिदे को खुद मुख्तारी फरोख्त करने के इल्ज़ाम तक लगाए। अब इसे बड़ी कामयाबी और खुशखबरी से ताबीर किया जा रहा है। तो वहीं गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि मजबूरी में कर्ज लेना पड़ा है। तो वहीं इसहाक डार साहब ने भी कहा कि IMF प्रोग्राम ना भी होता तो हमारे पास प्लान बी मौजूद था। तो कल नाज़रीन ये गुफ्तगू की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने क्या गुफ्तगू की गई है, पहले आप वो देखिए। तो नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अदील वराइच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अदील साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से इस मुआहदे को बड़ी खुशखबरी और कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इस मुआहदे से अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कोई कमी जो है होगी वो? देखें, इस मुआहदे से हमने जो उम्मीदें लगा ली हैं इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ कामयाबियां हैं और कुछ नाकामियां हैं। कामयाबी नो डाउट बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, और एक ऐसी सिचुएशन में जब हमारे ख़ुद अपने पाकिस्तानी सियासी जमातें, हमारे पाकिस्तान की अवाम, हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे ये डिबेट हो रही थी कि खुदा न खास्ता अब डिफ़ॉल्ट हुआ, अब डिफ़ॉल्ट हुआ। तो पहली बड़ी कामयाबी तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से बच गए। हुकूमत ने ये इसमें ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसमें डिलीवर कर दिखाया। बड़ा क्रिटिकल टाइम था, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के घर जाने का वक्त है, उसने इलेक्शन में जाना है, उसने एक ऐसा बजट देना है जिससे IMF भी मुतमिन हो, और एक ऐसा बजट देना है जिससे अवाम में जाने के वो काबिल भी रहें, उनको भी फेस कर सकें। तो ये बड़ा मुश्किल और क्रिटिकल टाइम था। पहली कामयाबी तो ये है कि देखें, ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन ये प्रोग्राम, नए प्रोग्राम में जाना, ये 9 महीने का जो $3 अरब का प्रोग्राम है, ये नो डाउट एक बड़ी कामयाबी है। आपके मुल्क में एक मरतबा फिर से एक उम्मीद बंधी है, एक रास्ता नजर आने लगा है। और हम सरमायाकारी की बात कर रहे थे, हम सैकड़ों डॉलर की सरमायाकारी लाने के हवाले से एक मुआशी प्लान लेकर आए थे, लेकिन आखिर वो सरमायाकार ने मौजूदा सूरत हाल को देख कर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उस मुल्क ने, उस इदारे ने, वो कोई ऐसे मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पर वहाँ के पॉलिटिशियन बैठ के खुद ये बात कर रहे हो कि हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो हम डिफॉल्ट से बच गए। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो IMF ने हमें दिया है। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब बहुत से दरवाजे खोलेगा, ये कामयाबी है। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इससे हमें दोस्त ममालिक से मदद मिलेगी। वो जो अरबों डॉलर की हमने अदायगियां करनी है, हमारी एलसीज रुकी हुई थी महीनों से, हमारा बिजनेस रुक के रह गया था, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, हजारों कंटेनर जो है ये पोर्ट्स पे फंसे हुए थे। अब वो तमाम जो अनसर्टेनिटी है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें हमारी कुछ नाकामियां भी हैं। नाकामी क्या है कि हमने हमेशा की तरह अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया, हमने तवील मुद्दती प्लान नहीं बनाए, हमने अपने एनर्जी सेक्टर के खसारे को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया। हमने वही काम किया कि अब चूंकि IMF प्रोग्राम में जाना मजबूरी थी, अपने खसारे हमने कम से कम करने हैं, और ये तो नहीं है कि हम अरबों रुपया माहाना उसमें झोंकें। तो हमने वही जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी जो लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, उन पे हम मजीद टैक्स डालने जा रहे हैं, उनके लिए बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं। महंगाई का तूफान तो आएगा। मुल्क तो डिफॉल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, लेकिन अब हमारा गरीब आदमी, हमारा आम आदमी, वो रोज डिफॉल्ट करेगा। जाहिर है उसने बिजली का बिल कहाँ से देना है, उसने सिर्फ ये बिजली का बिल नहीं है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, टैक्सेस में अगर इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर आप डॉलर को जाहिर है जब कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने इस मार्केट को जिस तरह से इसहाक डार साहब जो ठीक है, मार्केट को कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है अदिल, हमारे साथ
ठीक है आदिल, अच्छा, माहिर दूसरा मैशियत, जी जी मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मैशियत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और जिस तरह से अहम मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। बिल आखिर 9 माह की ताखीर के बाद ये मुआहिदा तय पाया है, और इससे 9 माह के दौरान पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इस मुआहिदे को, जहाँ पर बड़ी कामयाबी भी करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? तो आपको लगता है कि इस मुआहिदे से आम आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या वाकई महंगाई में कुछ कमी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक टू एवरीवन। ईद का तीसरा दिन है। पहली बात तो यह है कि मैंने जब भी आपसे बात की है, आई होप कि आप सबको याद हो, मैंने कहा है पाकिस्तान के पास IMF से राह फरार नहीं है। मैं आज भी इसी चीज़ पे हूँ। ना राह फरार इस 9 माह के प्रोग्राम पे है, बल्कि पाकिस्तान को इसके बाद इसी प्रोग्राम को तब्दील करना पड़ेगा इनटू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान $4 अरब के आज ज़खायर पे खड़ा हुआ है। सही कह रहे थे मेरे दोस्त, अगर आप IMF के पास ना जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और लोगों से पैसे मांग कर टाइम पूरा कर रहा था। नंबर 2, ये याद रखिए कि चाइना ने अगर आपको बैकस्टॉप ना किया होता और इतने पैसे पिछले चंद माह में ना दिए होते, रीप्रोफाइलिंग और रीफाइनेंसिंग ना की होती, तो शायद पाकिस्तान के रिजर्व बड़े अनकंफर्टेबल पे ले जाते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि आपके किसी दोस्त और ने पैसे नहीं दिए आपको। जस्ट रियलिटी चेक कर लीजिए। सऊदीया के पैसे भी नहीं आए, UAE के पैसे भी नहीं आए, मल्टीलैटरल्स के पैसे भी नहीं आए, IMF को तो आपने किया ही डिले। आपको अगर ये 3 नवंबर को कर लिया होता तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती कि हम इतनी डिफिकल्टी में होते। अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर एक टीम बनानी है। मैं बारहा कहता हूं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप डील नहीं कर पा रहे IMF से उसके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपके प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला बोलने लगा हूं। पाकिस्तान का ये 23वां प्रोग्राम है। पाकिस्तान हैज नाउ एंटर्ड द 23rd IMF प्रोग्राम। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप ICU में 23वीं दफा चले गए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बट इससे भी एक ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा तकलीफ देती है। उसमें से 22 प्रोग्राम पाकिस्तान ने इनकम्प्लीट छोड़ दिए। आपने येट अनदर प्रोग्राम 30 जून को खत्म किया जो कि आपने इनकम्प्लीट छोड़ा। अगर कोई रिफॉर्म्स IMF के अच्छे भी हैं तो आपने वो भी कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान के लिए ये सीरियसली, द प्राइम मिनिस्टर यूज द राइट वर्ड, ये लम्हा फिक्रिया है कि आप कर क्या रहे हैं। अब कोशिश कीजिए, आज कर लीजिए, नहीं करेंगे तो मुझे फिर ले लीजिएगा। ये प्रोग्राम कंप्लीट 9 माह का कैसे होगा? आपको रिव्यूज कराने हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है चीज़ों की, कीमतों की तब्दीली के अलावा कई छोटे छोटे रिफॉर्म देने हैं, तब आपको ये $3 अरब आएंगे। ये $3 अरब मिल नहीं जाने। 12 जुलाई को बोर्ड होने जा रहा है $1 अरब का, फिर $2 अरब अभी आप जब उनके काम करेंगे जो उनसे अग्री किए हैं तो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ गुड न्यूज़ क्या है? अब लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ है? द गुड न्यूज़ इज कि ये पैसे आएंगे तो $3 अरब आपको फ्रेंडली कंट्री से आ जाएंगे, $2-3 अरब आपको मल्टीलैटरल से आ जाएंगे, $4 अरब के रिजर्व्स जब आप मुझे दोबारा 1 माह बाद बात करेंगी तो बेहतर सूरत हाल में होंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज लेकिन जब खाकान साहब ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो 2 माह की मेहमान है, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो मजीद सूरत हाल बनने वाली है और स्टैंड बाई ये मुआहिदा है, तो क्या देख रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल ही रहेगी? ये एक सवालिया निशान नहीं है ये? देखिए, सूरत हाल तो ये रहेगी कि 12 अगस्त को अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, इंटरिम सेटअप को जो MEFP डॉक्यूमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट स्टैंड बाय में उनके साथ हमने कल दस्तखत करके भेजा है, उसमें जो खद्दो खाल जो अहदाफ तय हैं उसी में प्ले करना पड़ेगा। ये एक तरह से अच्छी बात है कि इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या करना है। वो उसमें जो चीज़ें तय हो गई हैं उसके मुताबिक अगले 3 माह वो चलाएंगे। आने वाली हुकूमत फिर दोबारा इसको 2-3 माह चलाएगी, फिर उनको एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी चाहिए। ये तभी होगा कि आज भी ये प्रोग्राम पिछला इसलिए नहीं कंप्लीट हुआ और 21 प्रोग्राम इसलिए नहीं कंप्लीट हुए कि पाकिस्तान हैज नेवर बीन एबल टू पुट द टीम टुगेदर जो प्रोग्राम डिलीवरी दे सके पाकिस्तान। जब भी बहरान टलता है हम फिर अपनी पुरानी रविश पे ही चले जाते हैं, चीज़ों को फिर कैजुअल अंदाज में लेते हैं, सियासत शुरू कर देते हैं, फिर उसी से ही हमारी साख भी मुतासर होती है, फिर अगली मरतबा IMF और सख्त कंडीशन लगा देता है। इस मरतबा आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी फौरी तौर पे तो ये बहरान टल गया, लेकिन आगे ज़ाहिर इलेक्शन भी आ रहा है, फिर इस पे सियासत शुरू हो जाएगी। आपको अब हमारा सिस्टम ये कमिटमेंट पूरी करता दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसको आपको थोड़ा सा ना हटा देना चाहिए मेन सिस्टम से। IMF के प्रोग्राम को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एक साइड लाइन करके बाकी सरकार, बाकी पॉलिटिक्स, बाकी जो चीज़ें हैं अलहदा चलें।
आईएमएफ के प्रोग्राम के खद्दोखाल अलहदा चलें और पैरेलल में चलें और उनको पूरा करें, और इसके साथ साथ सोचना शुरू डॉक्टर करें साहब, कि आप क्यों जाते हैं आईएमएफ में इतनी दफा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की, ये शायद एकेडमिकली तो बात दुरुस्त होगी, लेकिन जब आईएमएफ के प्रोग्राम से गरीब लोगों की महंगाई, उनके खर्चे, बिजली, तेल, पानी, ईंधन कनेक्टेड है, तो वो पॉलिटिक्स से डिवोर्स तो हो नहीं सकती। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये बात तो हिस्सा रहेगी। जिस बात पे कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, जो आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये कि हम प्रोग्राम्स पूरे नहीं करते। इंडिया ने, दीगर ममालिक ने आईएमएफ के प्रोग्राम्स में गए, उनके रिफॉर्म्स पूरे किए, उसके बाद वापस आईएमएफ को, जिस तरह आपने कहा, आईसीयू में जाना नहीं पड़ा। आपको हमारी गवर्नमेंट में, स्टेट में क्या इंटेंट नज़र आती है कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे वापस आईसीयू में ना जाना पड़े? साथ दैट्स द की क्वेश्चन, राइट। आज आपको फिर एक 9 माह का मौका मिला है, आपको एक आईसीयू के डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट उसका मतलब यह है कि उसने एक इंजेक्शन आपके हार्ट में लगा दिया है जिससे आप रिवाइव हो गए हैं। अब आप रिवाइव हो गए हैं, अब आपका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो आपके डॉक्टर्स ने करना है। पाकिस्तान ने वो सर्जिकल ट्रीटमेंट कभी भी नहीं किया। उसका क्या मतलब है? 3 बड़े क्लियर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को चाहिए। एक मालियाती खसारा है पाकिस्तान का, उसको आईएमएफ उस तरह के टैक्सेस लगा के तो ठीक कर सकता है जो 2-3 साल में आपको पैसे दे दें। इनकम टैक्स बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया, दीज आर द ईजियर थिंग्स टू डू। पर आपको किसी ने नहीं रोका कि रिटेल पे टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएं, प्रोग्रेसिविटी पैदा करें। ये 4 चीजें आप नहीं करते। 2200 अरब के आपने इस साल जो अभी खत्म हुआ है कल, एग्जेम्पशंस दी हुई हैं अपने बजट में। ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। आईएमएफ आपको मना कर रहा है कि आप जाके इनको उठा लीजिए फर्टिलाइजर से। आपको मना कर रहा है कि आईएमएफ जो बाकी उन तबकात पे हैं 500-600 अरब तो आपको यहीं से आ जाएंगे। साथ बात यह है कि आप वो कलीदी काम कर लीजिए। फिर एक्सपेंडिचर साइड आपकी बहुत डैमेज्ड है। आप मुझसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। साथ चेक कीजिएगा, देयर आर 17 सब्जेक्ट्स, सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन, ज़कात उशर, रूरल डेवलपमेंट, ये सब कौन चला रहा है? वफाक चला रहा है। नोट कर लीजिए फिगर, 450 अरब रुपया खर्च कर रहा है हर साल, करंट में भी, डेवलपमेंट में भी। किसके सब्जेक्ट हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान के लॉ को मेरे से बेहतर। ये सारे आपने प्रोविंसेस को दे दिए हैं, आप नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बात बार बार पाकिस्तान में इफ़ेक्टिवली हो रही है, जो नॉन इकोनॉमिस्ट्स को कुछ समझ आती है, आप माहिर हैं, सो प्लीज़ हमें इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। इफ़ेक्टिवली बात यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। हम चले अपने खर्चे कुछ कम कर लेंगे तो कुछ बच जाएंगे, हमारी कुछ बरामदात बाहर से, हमारी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई हम अपनी एफिशिएंसी गवर्नमेंट में क्रिएट करें तो कुछ पैसे बच जाएंगे, दुरुस्त बात है। लेकिन कमाता तो सिर्फ वो शख्स है ना जो कुछ बेचता है। जब आप कुछ बना के बेचेंगे तो आपके पास कमाई आएगी। हमारे पास डॉलर सिर्फ तब आएंगे जब हम दुनिया को कुछ बेचेंगे, वरना तो हम कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ देख रहे हैं, कभी दोस्त ममालिक की तरफ देख रहे हैं, कभी आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं। आपका कमाई का ज़रिया क्या है जिससे आप दुनिया से पैसे कमाते हैं? डॉक्टर साहब, इस तरफ आपको इकॉनमी हमारी किस तरफ जाती नज़र आ रही है? मुझे बहुत ट्रबल्ड लगती है ये इकॉनमी। क्यों लगती है? सबसे पहली चीज़ जो है वो है फूड सिक्योरिटी, दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। और फूड सिक्योरिटी एक आज से 20 साल पहले पाकिस्तान ये सोचा करता था, बल्कि सही कल पीएम भी कह रहे थे, महबूबुल हक कहा करते थे कि पाकिस्तान फूड बास्केट है मिडिल ईस्ट की। वो कहानी आज भी ट्रू है। तो इकोनॉमिस्ट ने आपको यही कहा कि आप पहले अपनी जो फूड है उसकी प्रोडक्टिविटी, जिसका आपने जिक्र किया, पैदावारी सलाहियत बेहतर कीजिए। अब मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। हम वीट 3 टन पर हेक्टर उगाते हैं। जो ममालिक दुनिया में वीट के बहुत अच्छी पैदावार देखते हैं वो 10 टन पर हेक्टर उगाते हैं। लेट से कि आप आज ये तय करें कि हमने अपनी वीट को एक्सपोर्ट करना है, जो हमने की है। आप ये तय करें हमने फूड सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। सो पहली पैदावारी सलाहियत मुल्क का रिफॉर्म शुरू करना है हमने, अपने 5 मेजर क्रॉप्स की पैदावारी सलाहियत बढ़ाते हुए। ठीक है, बेसिकली हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मैशियत। और नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जिस तरह से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से भी कहा गया है कि IMF प्रोग्राम ना होता तो प्लान बी के लिए मुतहरिक थे
क्या गुफ्तगू की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं था। बिल्कुल मैं बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट एंड स्टैंड बाय टू दैट। वी हैड वेरी प्रोएक्टिव प्लान बी। अगर खुदा ना खास्ता ये काम ना होता, पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री। हसन, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम ना भी होता तो हमारे पास प्लान बी था, तो ये पहले प्लान जो बी है इसे क्यों नहीं पहले यूज़ किया गया? देखिए, ये मौका आने पर ही उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल करना था। जिस तरीके से वो हम माजी में सुनते आए, ये एक बताते रहे हमारे पास प्लान बी है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया जाएगा, और फिर हमने देखा कि एक मौके पर इसहाक डार साहब बहुत बातें करते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF ख़ुद हमारे पास आए। ये क्या तरीका है? हम तमाम उनके मुतालबात तस्लीम करते हैं, लेकिन वो मज़ीद शराइत आयद कर दी जाती हैं। तो एक तरफ हमने देखा कि तमाम उनके मुतालबात तस्लीम किए, और आज जो है पाकिस्तान बुनियादी तौर पे जो माशी इसका मुस्तकबिल है उसकी राहें खुलती दिखाई दे रही हैं। कम अज़ कम हमें 9 माह के लिए तो डिफ़ॉल्ट होने से हम बच गए, और 9 माह में हमें मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन पॉलिसी लेकर चलनी है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए बेहतरीन फ़ैसले करने हैं। और IMF के मुआहदे को लेकर जो इसहाक डार साहब, और जो माजी में हम देखते रहे कि IMF का मुआहदा नहीं होना चाहिए, और जो इसके मुखालफिन थे जो बाकायदा ख़त लिखते रहे कि जो IMF के साथ मुआहदा जो है वो नहीं हो, और बाकायदा साबका हुकूमत जब उनको हटाया गया या खुद हटी जिस तरह अपोजिशन ने आने के बाद, तो हमने देखा कि उनमें बाकायदा ख़त लिखे गए, ख़त साजी की गई, और फिर हर तरह से पोशीदा, एलानिया, गैर पोशीदा तरीके से इसको जो है वो सबूताज करने की कोशिश की गई। वो तमाम के तमाम ऐसे लगता है कि उनके मुंह पर एक किस्म का तमाचा लग गया कि और ये मुआहदा हो गया, और पाकिस्तान के मामलात एक बेहतरीन तरीके पर चलते दिखाई देंगे। और कोशिश तो है कि हुकूमत भी जो पॉलिसी इख्तियार करी, और जो कल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बकौल उनके मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के, इसहाक डार के, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर वो ये बताते रहे कि हमारी ये कोशिश थी, वो जश्न मना रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि शायद वो उस मामले पर जश्न ना मनाने लग जाए कि जो 12-14 महीने जो अवाम को उन्होंने नारे और ख्वाब दिखाए थे, वो एक भी ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दिया। ये तो उस वक्त हालात बेहतर होने लगे जब फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया, और बैरून ममालिक और दीगर सरमायाकारों को ये इत्तमाद हुआ कि यहाँ पर कोई मैच्योरिटी लेवल के भी कोई काम होते दिखाई देंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये मुस्बत तब्दीली रोनमा होना शुरू हुई, और फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बहुत अहम किरदार है कि वो गए, उन्होंने MD IMF से 2-3 दफ़ा मामलात पर डिस्कशन की और बातचीत की कि हम जो है आपके साथ चलना चाहते हैं, और हम आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मुआशी जो हालात हैं उसके बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते, हालात चल नहीं सकते। अगर आपने अपने मल्टीलैटरल जितने भी ममालिक से आपने पैसे लेने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप IMF के पास जाते। और अब ये स्टैंड बाय जो मुआहदा हुआ है, इसकी तरफ भी अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म एक किस्म की फैसिलिटेशन उन्होंने दी है 9 माह के लिए। और ये कहना कि मौजूदा हुकूमत और आइंदा आने वाली जो इंतखाबात के बाद आइंदा आने वाली हुकूमत है, उनको ये एक किस्म का आर्जी तौर पर लाइफ लाइन दी गई है, और वो आने के बाद दोबारा से वो IMF की तरफ जाएंगे मुज़ाकरात के लिए, और तवील मुद्दती जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, और उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि ये मामला किसी बेहतरीन तर्ज पर जाएगा। और ये 9 माह के अंदर पाकिस्तान जो दीगर ममालिक से उन्होंने कर्जे लेने हैं या उन्होंने अदायगियाँ करनी हैं, उसके लिए बेहतरीन पॉलिसी उनकी ये होगी कि मुस्बत किरदार अदा करे, एक पॉलिसी मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ले, और जो उन्होंने तवानाई के हवाले से फैसले करने हैं, क्योंकि ये फैसले आज तक तो खत्म नहीं होंगे। अगर आप देखेंगे जो एग्रीमेंट है, हसन, अहम फैसले यकीनन अब हुकूमत को करने होंगे, अब टाइम भी बहुत कम है, लेकिन माजी में यही PDM इत्तेहाद IMF के बारे में क्या गुफ्तगू करता रहा है, तो नाज़रीन को ये जो है दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो माजी में कहते रहे हैं कि इस प्रोग्राम से महंगाई में एक तो इजाफा होगा, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हम इस मार्च के खिलाफ इसके खिलाफ मार्च करेंगे, इस मुआहदे के खिलाफ। तो उन्होंने क्या गुफ्तगू किया, ये आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो गुफ्तगू ये करते रहे हैं, और वहीं जहाँ पर हुकूमती अरकान भी जो हैं वो भी कहते रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने आवाम को IMF के भरोसे पर छोड़ दिया है।
तो वहीं पर मरियम नवाज साहिबा भी कहती रही कि हुक्मरान IMF के पास चले गए हैं, उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी फरोख्त करती है। तो साद रसूल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी और इसी प्रोग्राम के बारे में माजी में तमाम PDM जो जमाते हैं या आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की इस तरह के बयानात देते रहे हैं, आज इसी मुआहदे को खुशखबरी के साथ जो है वो ताबीर किया जा रहा है। देखिए, PDM इसको खुशखबरी की तरह देख रही है, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में आई एम श्योर मेरा तो क्योंकि राब्ता नहीं हो सका तो मैं आपको हतमी ख़बर नहीं दे सकता, लेकिन अदील वड़ाइच साहब आपको ज़रूर अभी थोड़ी देर में एक हतमी ख़बर देंगे कि बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, मरियम नवाज साहिबा को तो बस पकड़ के रखा हुआ है 4-5 लोगों ने पीछे, वरना वो तो इस मुआहदे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जा रहे थे। बस अगर उनको 2 बंदों ने ज़बरदस्ती दरवाजे पे ना रोक लिया होता तो उन्होंने तो साग डार साहब की इसका सर फाड़ देना था, क्योंकि वो हमेशा से अवाम दुश्मन मुआहदों के ख़िलाफ़ रहे हैं और इसी वजह से उनकी इतनी मकबूलियत भी है, इसी वजह से आज 70-75% अवाम भी उनके साथ है। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने उन लोगों की बात नहीं सुनी, और मुझे यकीन है कि बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा पसे पर्दा इस वक्त पर तोल रहे होंगे लड़ाई करने को अपनी लीडरशिप से, क्योंकि वो अवाम मुखालिफ महंगाई करने वाले IMF के पैकेज के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। देखिए, इस बात से बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई। एक तो इस बात से वाज़े हो गया कि जो बिलावल साहब की आइडियोलॉजी थी वो इसहाक डार साहब से नहीं मिलती, जो मरियम साहिबा की आइडियोलॉजी थी वो भी इसहाक डार साहब से बज़ाहिरन नहीं मिलती, जो एहसन इकबाल साहब की आइडियोलॉजी थी वो भी नहीं मिलती। अगर किसी की आइडियोलॉजी भी इसहाक डार साहब से नहीं मिलती, शायद सवाए हमारे भाई बसद एहतराम अदील वड़ाइच साहब के, तो मुझे नहीं समझ कि फिर वो क्यों है यहाँ पे बतौर वज़ीर ख़जाना। अभी हसन से आपने पूछा, हसन ने आपको बताया कि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ को इतनी ख़ास नहीं चल रही, करना पड़ेगा, रिफ़ॉर्म 9 महीने हैं, देखें बड़ा ज़रूरी है, रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उस शख्स को जिसने इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना लगाया, क्योंकि आप जिस बंदे से बात कर लें हुकूमत में, वो कहता है जी बाकी तो गल ठीक है लेकिन डार साहब नूं हुण कौन समझावे। तो अगर कोई शख्स भी उनसे राज़ी नहीं है तो शायद अदील वड़ाइच साहब बता सकें कि इस पॉलिसी के बावजूद उनको IMF जाने पे इख्तियार क्यों दिया गया, जब लीडरशिप उनके साथ नहीं थी इस बुनियादी पॉइंट पर। जी ठीक है आदिल, आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन मुझे जाना है अब ब्रेक की जानिब और मज़ीद भी हम इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि सियासी जमातें अपने इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तें पार्टी सरबराह की दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक जमा करवाई जा सकती हैं। और तो वहीं दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब ने ऐलान किया है कि मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान और इसका इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है और ये आइन के मुताबिक होता है। तो नाज़रीन, वहीं आइंदा के इंतखाबात में कामयाबी के दावे भी बहुत किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो और नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई है, पहले वो आपको दिखाते। तो अदिल, जैसे बारहा आप प्रोग्राम में ये बात कहते रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर नहीं होंगे, और जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि मुद्दत पूरी होने के बाद जो है वो हुकूमत छोड़ देंगे, तो क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं कि अब मुद्दत पूरी होने के बाद जो इलेक्शन है वो बर वक्त होंगे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी तक जो हुकूमत के तेवर हैं वो यही बता रहे हैं कि अगस्त में जब असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये घरों को चले जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपने जो आखिरी हफ्ते हैं इनके असम्बलियों में, हुकूमत में ये क्रिटिकल टाइम था, और इस क्रिटिकल टाइम में हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है।
इसकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स पे नहीं डाली जा सकती। जिस तरह के हमारे फाजिल दोस्त साद रसूल साहब जो हैं, वो ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे इसहाक डार साहब को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये क्यों बैठे हैं। देखें, यहाँ हमें यहाँ कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए। अगर आप बोलें कि जी इन्होंने एक साल में डिलीवर कर देना था, पिछली जो हुकूमत थी वो तो पिछली हुकूमत जो है वो तो पता नहीं आखिरी साल में क्या कुछ करने वाली थी, ये आगे इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसा नहीं है, किसी ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। सब शॉर्ट टर्म आकर अगर कोई रिलीफ मिल जाता है, अपने किए हुए वादे भूल जाते हैं, मईशत पे सियासत शुरू कर देते हैं। अभी भी अगर ये मईशत पे सियासत करेंगे, और वो फिर उनको सियासत करनी भी इस वजह से पड़ती है कि जब मैं और साद रसूल साहब यहाँ बैठ के वो ताने देने लग पड़ते हैं, क्यों गए जी IMF प्रोग्राम में। भाई IMF प्रोग्राम में ना जाते, आपने डॉक्टर साहब को सुन तो लिया। डॉक्टर हाकान नजीब साहब जो हैं, ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा आके कह चुके हैं। इसके अलावा तो हमेशा से कह रहे थे IMF प्रोग्राम में जाएं, इसहाक डार साहब थे जो कह रहे थे कि मैं IMF प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। आप भी किसी हाल में खुश नहीं होते, आप भी किसी हाल में खुश नहीं होते साद रसूल साहब। मसला ये है कि हम इस पर सियासत शुरू कर देते हैं। खुदा रहा इसहाक डार साहब को क्यों पकड़ा है? यहाँ तो ऐसे लोग हुकूमत में हैं कि इसहाक डार से क्यों। तो दूसरी बात ये है नहीं, आपने मुझे मुखातिब करते हुए ब्रेक पे जाने से पहले यह सवाल उठाया ना, इसलिए मैंने उस पर बात की कि जब आप यहाँ बैठ के आप लोग ही मईशत को सियासत से जोड़ना शुरू कर देंगे ना, तो फिर सियासतदानों का तो काम ही सियासत करना है। वो तो फिर यही करेंगे। फिर एक बंदा कहेगा नहीं जाना चाहिए था, और हुकूमत के गरीब आदमी के लिए मईशत सियासत का हिस्सा है। रोटी कितने की मिलेगी, जी बिल्कुल। बिजली साद कितने रसूल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आदिल को बात कितने करने की दीजिए। मिलेगी, सियासत का हिस्सा है, इस पे लोग वोट देते हैं। बात सुने, ये आप जो नई थ्योरी पेश कर रहे हैं ना, मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज को तो मानते नहीं आप। फिर आप जब इसको सियासत का हिस्सा बनाएंगे और आप ये कहेंगे, देखें पॉपुलर फैसले करेंगे तो फिर यही हाल होगा। किस तरह आपको ये प्रोग्राम मिला है? आपने इससे पहले 22 प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किए। उसकी रीजन ये है कि आप ये यहां बैठ के फरमाते रहे कि ये सियासत का हिस्सा है। यहां बैठ के पॉपुलर नहीं बल्कि फैक्ट्स पे मबनी, ग्राउंड रियलिटीज पर मबनी फैसले करने की जरूरत है। अब ये अपने पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में इकोनॉमी सियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई मईशत पे सियासत नहीं करता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे हसन की जानिब आना है। हसन, जिस तरह से लंदन के बाद अब दुबई में जो अहम मुलाकातें हुई हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये मुलाकातें जो है कुछ खास अहम फैसले होंगे इसमें, कुछ ये सियासी जो मुलाकातें हुई हैं अहम रंग लाएंगी? देखिए, पाकिस्तानी सियासत को लेकर जितने भी बड़े फैसले हुए, या तो दुबई और लंदन में मरकज़ बनते दिखाई हमने देखे हैं। 2007 में हो, 2008 में हमने देखा, फिर 2013 के इलेक्शनों में हमने देखा, 2018 में भी। और ख़ास तौर पे अगर आपको याद हो कि 2013 के वक्त जब नवाज शरीफ जो है उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश शुरू की, तो उन्होंने पहला जो अपना पड़ाव था वो दुबई में डाले रखा। और पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान, जितने भी सियासतदान हैं, वो अपनी सियासत को दुबई का मरकज़ बनाते हैं, वहाँ पर आते हैं, लंदन जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी हमने देखा दुबई रही, इसी तरह नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, जितने बड़े सियासतदान हैं वो वहाँ जाते हैं, अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सियासत को मरकज़ बनाकर यहाँ पर जो है वो प्लानिंग की जाती है। दरअसल अगर आप देखा जाए तो दुबई में इनका बैठना क्यों है? नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे मजीद एक हफ्ता उनका क़याम बढ़ गया। बुनियादी तौर पर उनके 3 मामला चल रहे हैं। एक तो आम इंतखाबात की तारीख को लेकर, और दूसरा निगरान सेटअप, और तीसरा सीट एडजस्टमेंट को लेकर। सीट एडजस्टमेंट पे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिन हलकों में वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना भी वोट बैंक है। लेकिन जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जहां पर सीट एडजस्टमेंट हो, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर कोई वोट है नहीं और कोई ऐसे मामला नहीं है। तो इस पर काफी जो है वो मुश्किलात दोनों पार्टियों को पेश जो है वो आ रही हैं। देखना यह है कि ये क्या आने वाली पार्टियां किस किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। और फिर तीसरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, उसका क़याम भी अगर हमने देखा तो वहां पर ओन चौधरी इतलाती हैं कि वो भी दुबई गए थे, वो भी मुलाकातें शायद कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही हैं।
लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने यह बात कंफर्म की है। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान आएंगे, दुबई में उनका जाने का कोई प्लान नहीं है। यानी यूं देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से इंतखाबात की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अब देंगे या कोई जो तारीख तय होने जा रही है या निगरान सेटअप की तरफ मामला जा रहे हैं, तो हमें सियासी जो सरगर्मियां हैं उसमें काफी उरूज पर हमें होता दिखाई दे रहा है। काफी जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, कौन जोड़ तोड़ के मामला शुरू होंगे। अलबत्ता ये कहना कि अब सियासी जमात में, बल्कि उसके साथ साथ एक और चीज होने जा रही है जिसका हमें चीजें देखने को मिल रही थी कि सानिया 9 मई के हवाले से वो भी सियासतदानों को एक मुस्बत पेशरफ देखने को मिलेगी कि जो एक मरला तो गुजर गया, अब ईद के बाद जो सुनने में आ रहा था कि दूसरा फेज शुरू होगा वो बहुत सख्त और खतरनाक होगा। उसमें तमाम बलवाई शरपसंद अनासिर, सहूलतकार, उनके प्लानिंग वाले, उनके मनसूबा साज, तमाम के तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो शिकंजा सख्त होगा, उनको माफी नहीं दी जाएगी। तो यूं अगर देखा जाए तो एक मामला जो सियासी सूरत हाल है वो भी इस्तेहकाम की तरफ होता दिखाई दे रहा है। एक यानी तरफ जो हमने देखा मामलात है वो इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब सारसुल साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सारसुल साहब आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इलेक्शन बर वक्त होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप क्या देख रहे हैं सियासी हालात, ख़ास तौर पर जो दुबई में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त सियासत का सिर्फ एक रंग है। कुछ बात एक तरफ माजी के वज़ीर आज़म और उनके कुछ बलवाई, कुछ सपोर्टर्स, कुछ साइलेंट, कुछ अंदर, कुछ बाहर, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने कुछ क्राइम्स किए, कुछ अच्छे काम किए, माजी में गवर्नमेंट की एक उरूज पे पहुँचे अपनी पॉपुलैरिटी के, और उसके बाद हमने देखा नीचे आए। दूसरी तरफ उम्मीद ये की जा रही थी कि 2023 के इलेक्शन के अंदर जाते जाते लोग वापस अपनी पॉलिटिकल डिविजन्स में आ जाएंगे और तमाम पार्टीज़ खुद इलेक्शन लड़ेंगी। लगता ये है कि इन बलवाइयों का इतना सियासी खौफ नज़र आ रहा है दुबई में कि बज़ाहिरन लगता ये है कि वो सीट एडजस्टमेंट करके तमाम लोग, पाकिस्तान की तमाम हुब्बुल वतन सियासी पार्टीज़ जो हैं वो उनका और बलवाइयों का मुकाबला होगा। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के बाशऊर शहरी दुरुस्त साइड को वोट देंगे और वापस इसहाक डार साहब को करिश्माती काम करने का मौका देंगे। ठीक है, सादर साहब ये बताएगा क्या लगता है कि आपको विजन किस पार्टी के पास है? देखिए, विजन तो इस वक्त किसी पार्टी के पास भी नहीं है। इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर टोटल विजन ये है कि एक साइड कह रही है कि मैं दूसरी को नहीं आने दूंगी, दूसरी साइड कह रही है कि मैं पहली को नहीं आने दूंगी। अगर आप पूछें कि माजी की हुकूमत और उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या पहचान है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की पहचान ये है कि बाकी सारे चोर हैं और हम नहीं हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या पहचान है कि वो बलवाई हैं और हम नहीं हैं। तो विजन किसका रह गया पीछे? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक्सट्रीम राइट की पॉलिटिक्स वो उनके वालिद साहब पिछले 100 साल से करते आ रहे हैं, जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जाके खड़े हो गए लेफ्ट की पॉलिटिक्स के साथ ही, दरमियान में ANP भी और दरमियान में PTM भी और MQM भी, अब किस नज़रिए की सियासत रह गई? नज़रिया तो सबका, हम सब का, मेरा भी, अदील वलायत साहब वाला हो गया ना। नज़रिए की सियासत तो पीछे रह नहीं गई। ठीक है, अदिल आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है ना, इसमें हमें, वो बात मैं ब्रेक से पहले कर रहा था कि इसमें हमें शख्सियात की बजाय एक कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। जो नाकामियां हैं, जिस तरह के उससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो मौजूदा प्रोग्राम मिला एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ नाकामियां भी हैं। लेकिन वो नाकामियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो हम किसी एक पर नहीं डाल सकते। यहाँ पर मसला ये होता है कि हम एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, किसी एक शख्सियत को लेके बैठ जाते हैं और मुल्क को नहीं देखते, मुल्क के इंटरेस्ट को नहीं देखते। इस वक्त ज़रूरत है कि हमें शॉर्ट टर्म जो ये रिलीफ मिला है, हम वेंटिलेटर से निकल आए हैं, लेकिन अब हमें इस बीमारी का इलाज करना है, मिल के करना है। इस पे सियासत नहीं करनी,
इस पे हमें इस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी जाना है, और लॉन्ग ठीक टर्म है प्लान जो अदील, अब रियासत का क्योंकि जो वक्त प्लान बहुत कम है, वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म हुआ जाता है, और जिस तरह से अदील बात कर रहे थे, इस वक्त हमें शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की ज़रूरत है। तो अब हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।